हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स। और आज की इस वीडियो के अंदर हम रूरल डेवलपमेंट की यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है पंचायती राज एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट की जो यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम है पंचायती राज एंड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कंटेंट से कि हमारे क्या क्या कंटेंट्स होने वाले हैं इस यूनिट के। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। जो हमारी पंचायती राज है वो किस किस चीज़ों से, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसके, किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी है, ये देखने वाले हैं। टोटल अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ तो इसके अंदर तीन पिलर्स आते हैं इसके, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है इमरजेंसी एंड ग्रोथ ऑफ पंचायती राज की, इसकी क्या ज़रूरत थी, क्यों ग्रोथ हुई थी पंचायती राज की। फिर उसके बाद इमरजेंसी के अंदर ही एक टॉपिक है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो ये जो एक्ट है ये इंपॉर्टेंट एक्ट है और कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता भी है, इसलिए इसको अलग एक टॉपिक की तरह मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन। अगर आप रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो एक जो कमीशन होती है फाइनेंस की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है फाइनेंस के अंदर, और भी कई सारी चीज़ें। उसके अलावा हम CBOs और SHGs को भी देखने वाले हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पंचायती राज से स्टार्ट करते हैं कि पंचायती राज क्या होती है और उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। सबसे पहले ये पंचायती राज पंचायत की तरह ही होती है, पंचायत ही होती है एक तरीके से, गांव की जो होती है। इसके अंदर क्या होता है, काउंसिल ऑफ 5 ऑफिशियल्स। इसके अंदर काउंसिल होती है 5 ऑफिशियल्स की, जिसके अंदर 5 लोग होते हैं जिसे हम पंच बोलते हैं। ठीक है। अ सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्निंग ऑफ विलेज इन रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज होते हैं उनके अंदर खुद की गवर्नमेंट चलाते हैं वो लोग, खुद आपस में ही जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन चीज़ों को जो है क्लियर आउट करते हैं। सारे के सारे डिसीजन जो लिए जाते हैं इन 5 ऑफिशियल्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ PRI। ये किससे मिलकर के बनी हुई थी? PRI से मिलकर के बनी हुई थी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। PRIs work for economic development, strengthening social justice and implementation of central and state government schemes. अब जो PRI होती है उसका सबसे पहला काम होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि जैसे कई सारे लोग हैं जिनके पास कमाने का साधन नहीं है, तो उनको रोज़गार देना। उसके अलावा जो अगर बाई चांस कोई बैकवर्ड से है, सोसाइटी से है, तो उसको इक्वालिटी दिलवाना, ये सारी चीज़ें उनके काम होते हैं। और जो भी सेंट्रल और स्टेट जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स देती हैं वो भी इन्हीं का काम होता है कि वो उनको इम्प्लीमेंट करें और ये चेकआउट करें कि सारे के सारे जो लोग हैं विलेजेस के, उनको उन स्कीम्स का बेनिफिट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। जो पार्ट 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है पंचायत के ऊपर। ठीक है। तो अगर पंचायत के ऊपर ये क्वेश्चन आए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा पार्ट है जो पंचायत के ऊपर डिपेंडेंट है, वो है पार्ट 9। ओके, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। तो आगे आता है हमारा स्टेट्स एंड यूटीज। स्टेट्स हमें पता है, यूटीज का मतलब क्या है, यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स एंड यूटीज विद मोर देन 2 मिलियन पॉपुलेशन हैज़ 3 लेवल ऑफ PRIs। जो भी स्टेट और जो भी यूनियन टेरिटरी जिसकी जो जनसंख्या है वो 2 मिलियन से मतलब 20 लाख से ज़्यादा होगी, उनके पास क्या होंगी, 3 लेवल की PRIs होंगी। सबसे पहली होगी ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, दूसरी होगी पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, तीसरी होगी द जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है। ग्राम पंचायत की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि असेंबली होती है 5 लोगों की। और एक्चुअली क्या होता है, ग्राम पंचायत का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक विलेज को नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे एक समूह होता है कई सारे गाँवों का। ठीक है। तो मान के चलिए कि 10 गाँव हैं और 10 के 10 गाँवों को एक समूह के अंदर, एक क्लस्टर के अंदर बना लिया, एंड 10 में से 5 लोगों को चुना जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। 5 मतलब 10 गाँव में से 5 लोगों को इलेक्ट कर लिया, या फिर 5 गाँव हैं 5 लोगों को इलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से क्लस्टर जो है वो डिवीजन होता है। एंड उसके बाद जो भी लोग उनको इलेक्ट करते हैं वो लोग पंचायत में चुन लिए जाते हैं। एन असेंबली ऑफ 5 वाइज एंड रेस्पेक्टेड एल्डर्स आर चूजन। 5 वाइज मतलब जो भरोसेमंद होते हैं, जिनका लगता है कि हाँ जस्टिस करेंगे, एंड रेस्पेक्टेड एल्डर्स आर चूजन, उनको चूज कर लिया जाता है, बड़े होने चाहिए। एंड फर्दर एक्सेप्टेड बाय विलेज कम्युनिटी, और जो विलेज कम्युनिटी होती है उनके द्वारा भी एक्सेप्टेड होने चाहिए। अ ग्रुप ऑफ विलेजेस आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड वार्ड्स। अब आपने कई बार सुना होगा जब आपके एरिया में भी इलेक्शंस होते हैं तो वार्ड डिवाइड हो जाते हैं ना,
फर्स्ट वार्ड, सेकंड वार्ड, ऐसे भी बहुत सारे वार्ड्स होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो विलेजेस हैं ना, उनका एक ग्रुप होता है और हर एक उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिन्हें हम वार्ड्स कहते हैं। ठीक है। द पंचायत समिति के एट ब्लॉक लेवल, अगर हम ब्लॉक लेवल की बात करें तो हमारी पंचायत समिति आती है, और इसे हम शॉर्ट में आगे चल के PSB कह सकते हैं एब्रीवेशन में। रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडी एट इंटरमीडिएट तहसील। अब क्या होता है, कई सारी जो हमारे टाउन्स होते हैं या फिर सिटीज़ होती हैं, उनके अंदर तहसील होती है, तो उसके अंदर कौन काम करता है, पंचायत समिति काम करती है। फिर उसके बाद आता है द जिला परिषद। जिला परिषद के अंदर क्या होता है, एज नोन एज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब आपने सुना होगा कि हमारे वो बैठते हैं कलेक्टर साहब, ठीक है, तो कलेक्टर साहब कहाँ बैठेंगे, यहीं बैठेंगे। ठीक है। एज नोन एज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मंडल परिषद। जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है मतलब एक तरीके से जिला परिषद को आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कह सकते हो, या फिर मंडल परिषद भी कह सकते हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कह सकते हो। ये थर्ड टायर होती है पंचायती राज सिस्टम की, एंड फंक्शंस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन ऑल स्टेट्स। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किया जाता है सारी की सारी स्टेट्स में, और ये एक इलेक्टेड बॉडी होती है। ठीक है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे पंचायती राज के, तो सबसे पहला होता है असिस्टेंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ कम्युनिटी। जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं इकोनॉमिकली कम्युनिटी के अंदर, उनको एक असिस्टेंस देना, उनको रोजगार दिलवाना। और रोजगार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो जो गरीब आदमी है वो और ज़्यादा गरीब हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा वो कुछ खा भी नहीं पाएगा, कमा नहीं पा रहा तो खा भी नहीं पाएगा, एंड वो एक दिन मर जाएगा। एंड ये वाली चीज़ें ना हो, ये वाली जो अननेसेसरी डेथ हैं ये ना हो, इस चीज़ के लिए इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोहेजन एंड कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प इन कम्युनिटी। कोहेजन और कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर आप कर सकते हो मदद तो आपको करनी चाहिए। ठीक है। अगर आप इतने सक्षम हो, आपके पास इतनी सारी रिसोर्सेज हैं कि आप एक कम्युनिटी के अंदर कुछ ना कुछ योगदान दे सकते हो, तो वो चीज़ भी इसके अंदर एक तरीके से बढ़ावा दिया जाता है उस चीज़ को भी। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनका भी डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कई सारी NGOs होते हैं, तो यहाँ पे वो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं। जैसे कुछ NGOs होते हैं जो मतलब कुछ NGOs के आपने नाम सुने भी होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वो कुछ गरीब बच्चों को एजुकेशन देने में काम करते हैं, कुछ रिसोर्सेज देने में काम करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी भी डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है पंचायती राज। डेवलपमेंट ऑफ लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। वो डेवलपमेंट करता है लोकल रिसोर्सेज की जिससे यूटिलाइज हो सके मैन पावर। जैसे कि रोड्स बनाना हो गया, तो लोकल रिसोर्सेज जो हैं उनको डेवलप करना भी हो गया, और साथ ही साथ अगर आपने गांव के लोगों को ले लिया तो उनका जो मैन पावर है वो भी यूटिलाइज कर लिया, एंड आपने उसको एक रोजगार भी दे दिया। तो ये होता है बेनिफिट्स। फिर है प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एज हाईएस्ट प्रायोरिटी इन प्लानिंग। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया जो है वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर फील्ड में, तो वैसे ही जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो एग्रीकल्चर के अंदर भी दी जाती है पंचायती राज के अंडर। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आते हैं हमारे कुछ और ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि है हमारा प्रोमोशन ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज। जो हमारी रूरल इंडस्ट्रीज हैं उनका जो है प्रमोशन करना। प्रोग्रेसिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी एंड इनिशिएटिव बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन रोल ऑफ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, जो भी हमारे संगठन बने हुए हैं, उनके बीच में जो जिम्मेदारियां हैं उनको इक्वली डिवाइड करना, जिसकी मदद से जो हमारा रोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, कंप्लीट हो पाए ईजिली। साथ ही साथ जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपना काम अच्छे से कर सकें। ठीक है। वो वॉलंटियरिंग का काम जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये वाली चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मनी बिटवीन पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। जो अंडरस्टैंडिंग है और जो हार्मनी है वो रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में होनी ही चाहिए। अगर हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मतलब हार्मनी मतलब कि आवाज़ में मिठास, जो शांति होती है, एक तरीके से शांति से काम करवाना, अगर शांति ही नहीं होगी तो फिर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। अगर 2% बात कर रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे से एग्रेसिवली बात कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा अकड़ के बात कर रहे हैं, ईगोइस्टिक पर्सन है, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे हार्मनी हर्ट हो जाएगी एंड वहाँ पे जो कन्वर्सेशन है वो ब्रेक हो जाएगी और जो काम है वो सही से नहीं हो पाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी हिल जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग और हार्मनी बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है। पीपल सर्वेंट्स थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड
अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसका मतलब ये है जो भी पब्लिक सर्वेंट हैं, पीपल सर्वेंट्स हैं, जो भी वॉलंटियरिंग का काम कर रहे हैं या फिर जो भी काम कर रहे हैं, उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन मिलती है, मिलनी चाहिए, जिसकी मदद से क्या होता है कि जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा सीरियसली समझ सकें कि वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस रोल के ऊपर अपने आप को प्रूफ कर सकें। फिलॉसफी ऑफ पंचायती राज, अगर हम फिलॉसफी की बात करें पंचायती राज की, द फिलॉसफी ऑफ पीआर, पंचायती राज है यहाँ पे एब्रीवेशन, द फिलॉसफी ऑफ पीआर इज डीपली स्टेप्ड इन ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ रूरल इंडिया एंड इज बाय नो मीन्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या है, जो फिलॉसफी है ना पंचायती राज की, वो कोई नई वो नहीं है, ठीक है, कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नई थ्योरी नहीं है। इसके अंदर क्या है कि जो हमारा ट्रेडिशन है, जो भी हमारा कल्चर है ना, उसके अंदर और भी ज़्यादा डीप जा करके जो हमारे पास चीज़ें आती हैं, जैसे हम ग्रंथ होते हैं हमारे कुछ, उसके अंदर जो राजनीति होती है उनको पढ़ने के बाद किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं, उसके बाद ये वाले पंचायती राज वाला सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया था। पंचायती राज प्रोवाइड्स अ सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नेंस इन विलेज। जो हमारा पंचायती राज है वो हमें एक सेल्फ गवर्नेंस की छूट देता है एक विलेज के अंदर, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट होगी तो आप आराम से उसके अंदर फंक्शनिंग करवा सकते हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से रूल्स बना सकते हो, सो दैट जो आपका विलेज है ना वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर सके और एक डेवलप कर सके। PR institutions is the grassroots of units of self-government has been declared as vehicle of socio-economic transformation in rural India। इसके अंदर क्या है कि जो PR इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब PRI जो है वो ग्रास रूट हैं सेल्फ गवर्नमेंट की। ग्रास रूट कैसे हैं, क्योंकि आप देखो कि जो हमारे, अगर हम पूरे इंडिया के अंदर देखें तो सबसे डिवीजन किस तरीके से होता है, स्टेट्स, यूनियन टेरेटरीज, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, फिर उसके बाद सिटीज़ में हो गया, फिर उसके बाद टाउन्स में हो गया, एंड सबसे लास्ट जो ग्रास रूट आती है, लास्ट में जो आता है ना वो आते हैं विलेज। विलेज मिलेंगे तो टाउन बनेगा, टाउन मिलेंगे तो सिटी बन गया, सिटी मिलेंगे तो वो बन गया डिस्ट्रिक्ट, बन गया डिस्ट्रिक्ट, मिलेंगे तो स्टेट बन गया, स्टेट मिलेंगे तो एक कंट्री बन गया। तो इसी तरीके से जो हमारी ग्रास रूट है वो विलेजेस हैं, और इसी तरीके से जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो भी एक तरीके से PRI की क्या हो गई, सेल्फ वो हो गई, ग्रास रूट हो गई, ठीक है। और जो और ये व्हीकल है, क्योंकि इनको डिक्लेयर किया गया था व्हीकल, क्योंकि ये सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे रूरल इंडिया में। और हम कोई सी भी स्कीम रिलीज़ कर लें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, पंचायती राज, इसी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल फंक्शनिंग डिपेंड ऑन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ इट्स सिटीजन्स बोथ मेल एंड फीमेल। इसके अंदर क्या होता है कि जो इफेक्टिव और मीनिंगफुल फंक्शनिंग है, मतलब कि बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से जो भी फंक्शनिंग होती है, वो डिपेंड करती है कितना इंसान जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है और कितना वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। अगर इंसान का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा, तो फिर आपको कोई फंक्शनिंग मिलेगी ही नहीं, ठीक है। और जो सिटीज़, मतलब दोनों मेल और फीमेल दोनों की यहाँ पे बात हो रही है। द एम इज टू एनलिस्ट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन रूरल रिकंस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या है कि एम ये था कि जो लोग हैं ना उनका एक पार्टिसिपेशन दिखाया जा सके, कि रूरल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर लोगों को भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक वेबसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो नया बना है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे आता है इश्यूज फेस्ड बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। क्या क्या इश्यूज हैं जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी फेस किए गए। सबसे पहला है हैज़ मिनिमल पावर टू जनरेट रेवेन्यू। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जब आती है जब आपको रिसोर्सेज डेवलप करने हो लेकिन आपके पास पैसा ही ना हो। अगर पैसा नहीं होगा तो आप रॉ मटेरियल्स नहीं ले पाओगे, और रॉ मटेरियल्स नहीं ले पाओगे तो फिर आप आके डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो रेवेन्यू जनरेशन था उसके अंदर बहुत कम पावर थी, रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा कम था। एज डोंट हैव पावर्स टू लेवी टैक्स एंड डिपेंड ऑन स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये टैक्सेस को अप्लाइकेबल नहीं कर सकता था, और जो टैक्सेस का पैसा आता था वो डायरेक्टली या तो सेंटर के पास जाता था या फिर स्टेट के पास जाता था, पंचायती राज के पास तो आता ही नहीं था। तो इसी वजह से इनको डिपेंड होना पड़ता था स्टेट गवर्नमेंट पे, और स्टेट गवर्नमेंट करती थी कि इतना बजट होगा, इतना बजट होगा, तो इस हिसाब से चीज़ें चलती थी। स्टेट फाइनेंस कमीशन इज मेंट टू एंश्योर एन इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ PR इंस्टीट्यूशन। जो स्टेट की फाइनेंस कमीशन थी वो ये एंश्योर करती थी कि जो PRI है वो इफेक्टिव फंक्शनिंग करती रहे, उनको किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत ना आए। बट द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन आर नॉट एक्सेप्टेड।
लेकिन जो कमीशन की रिकमेंडेशन होती थी वो एक्सेप्टेड नहीं की जाती थी। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि अगर मान के चलिए कुछ काम होना है एंड उसके अंदर 1 करोड़ रुपए लग रहा है, लेकिन स्टेट के अंदर भी करप्शन हर जगह है, ठीक है। स्टेट क्या है कि थोड़ा सा वो दिखा रही है, अपना करप्शन दिखा रही है, या फिर कुछ चोरी वगैरह करने के चक्कर में लग रही है, तो वहाँ पे जो है पीआरआई को कम पैसा मिलेगा एंड वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है। अगर इनका 1 करोड़ का बजट है और 1 करोड़ में नहीं हो पा रहा है काम, 1 करोड़ से कम में नहीं हो पाएगा काम, तो फिर लेने से फ़ायदा क्या है, राइट। नो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैव ट्रांसफर्ड ऑल 29 फंक्शनिंग और सब्जेक्ट्स टू पीआरआई। इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर जितनी भी पावर्स थी स्टेट की या फिर यूनियन टेरिटरीज की, वो सारी की सारी पावर्स जो है वो पीआरआई को ट्रांसफ़र नहीं की गई थी। अगर ट्रांसफ़र कर देते तो पीआरआई के पास भी इक्वल पावर्स होती जितनी कि स्टेट के पास होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास जितनी पावर्स होती हैं उतनी ही पीआरआई के पास होती। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स लाइक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड्स created to expenditure decentralization planning boards created to expand decentralization planning and either non-functioning and do not give priority to PRIs। इसके अंदर क्या है, जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड की डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, किस तरीके से चीज़ें नहीं चलेंगी और किस तरीके से जो खर्चा किया जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर मान के चलिए कि आपके पास अब क्या होता है कि हमारे घर के अंदर ना एक जगह होती है जहाँ पे हम पैसे रखते हैं, ठीक है। तो हमारे घर में अगर एक ही जगह है जहाँ हम पैसे रख रहे हैं तो वो हो गई सेंट्रलाइज्ड जगह, ठीक है। एक ही जगह जहाँ पे हम पैसे रख रहे हैं या फिर जो भी सामान है वो रख रहे हैं। अगर बाई चांस उसको हम टुकड़ों में रख रहे हैं, मान के चलिए पैसे हैं 1 लाख रुपए हैं आपके पास, 50,000 आपने अलग रखे हैं, 50,000 आपने अलग रखे हैं, तो वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। आपने एक जगह नहीं रखे, अलग अलग जगह रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो खर्चा है उसको अलग अलग जगह पे किस तरीके से खर्च किया जाए प्लान करते हुए ये चीज़ भी माइंड में रखी जाती थी। आर आइदर नॉन फंक्शनल एंड डोंट गिव प्रायोरिटी टू पीआरआईज। और इस चीज़ के अंदर भी ये पीआरआई को वो नहीं देते थे, प्रायोरिटी नहीं देते थे जबकि प्लानिंग हो रही होती थी। तो लिमिटेड एफर्ट्स हैड बीन मेड टू एम्पावर इलेक्टेड पीआरआईज रिप्रेजेंटेटिव। जो इलेक्टेड पीआरआई रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो बहुत कम एफर्ट्स दिखाते थे, इसी वजह से ये भी एक इशू था। लेजिस्लेशन कीप पंचायत क्लीन फ्रॉम पॉलिटिक्स बट स्टिल इन्फ्लुएंसेस ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल पार्टीज। जो लेजिस्लेशन है, जो हमारा कानून है, उसके अंदर ये कोशिश की गई थी कि जो पंचायत है उसको पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रखा जाए, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ ब्यूरोक्रेसी या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनका जो इन्फ्लुएंस था वो रहता था, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले जो हमने इसके अंदर पिलर्स पढ़े थे, तीन लेवल की जो पीआरआईज पढ़ी थी, ग्राम पंचायत, द पंचायत समिति और द जिला परिषद। इसको हम एक्सप्लेनेटरी वे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्राम पंचायत से। तो ग्राम पंचायत मीन्स अ लेवल और क्लस्टर ऑफ विलेजेस आर डिवाइडेड इन मिनिमम 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वोटर्स। इसके अंदर क्या होता है, जो ग्राम होती है इसका मतलब होता है विलेज या फिर एक क्लस्टर विलेज, इसका मतलब एक गुट विलेजेस का, जो कि डिवाइड करे गए हैं मिनिमम 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या है कि 5 उसके अंदर से लोग चुने गए हैं कि इन लोगों के बीच में इलेक्शन करवाया जाएगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वोटर्स, ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 मेंबर इज इलेक्टेड। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक मेंबर जो है वो इलेक्ट किया जाता था। बॉडी ऑफ दीज इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड ग्राम पंचायत। और ये जो बॉडी होती थी इलेक्टेड मेंबर्स की, इसको क्या बोला जाता था? ग्राम पंचायत बोला जाता था। ग्राम साइज वेरीज स्टेट टू स्टेट। जो ग्राम का साइज होता था वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता था। एज वी हैव टॉकन अबाउट, नंबर ऑफ वोटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो ग्राम का साइज होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ वोटर्स के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स एट ग्रास रूट लेवल इन इंडिया। ये एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर था ग्रास रूट लेवल पे, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट एक्ट एज अ कैबिनेट ऑफ विलेज। ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट थी, मतलब ये जो ग्राम पंचायत थी एक तरीके से कैबिनेट थी गाँव की, ठीक है। गाँव के जितने भी डिसीजन होते थे, जितने भी जो भी चीज़ें ली जाती थी वो यहीं पर ली जाती थी। ग्राम सभा वर्क्स एज जनरल बॉडी ऑफ ग्राम पंचायत। जो ग्राम सभा थी वो जनरल बॉडी थी ग्राम पंचायत की, मतलब कि जो ग्राम पंचायत के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाने वाली हैं, जो भी चीज़ें होने वाली हैं, जो भी डिसीजन लिए जाने वाले थे वो ग्राम सभा के अंदर लिए जाते हैं। मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। जो मेंबर होते थे ग्राम पंचायत के वो इलेक्ट किए जाते थे ग्राम सभा के द्वारा, ठीक है। फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या फंक्शंस थे ग्राम पंचायत के।
तो सबसे पहला है प्रिपेयर एनुअल प्लान्स फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का जो प्लान था उसको रेडी करना, एनुअल बजट बनाना कि एनुअल बजट कितना होने वाला है, हमें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी या कितना हमें पैसा और चाहिए। मोबिलाइजेशन ऑफ रिलीफ इन नेचुरल कैलेमिटीज़, अगर बाई चांस नेचुरल आपदा आ जाती है कोई, तो उसके टाइम पे किस तरीके से लोगों को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा गाँव के अंदर क्या होता है कि फसलें बहुत ज़्यादा उगती हैं, तो कई बार ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जो खेत होते हैं उनके अंदर पानी भर जाता है, तो वो भी एक नेचुरल कैलेमिटी ही है। तो उस सिचुएशन में से किस तरीके से किसानों को निकाला जाए, किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए उस इशू को, तो ये भी काम ग्राम पंचायत का ही था। रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट्स मतलब कि टेकिंग इंस्ट्रूशन और या फिर टेकिंग कंट्रोल, मतलब कि मान के चलिए कि आपकी ज़मीन है और उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया, या फिर पब्लिक की वो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया, तो वो जो कब्जे वाली चीज़ें हैं वो भी ग्राम पंचायत का काम था कि कब्जे हटवाए। ठीक है। ऑर्गेनाइज वॉलेंटरी लेबर्स एंड कंट्रीब्यूशन फॉर कम्युनिटी वर्क, वो ऑर्गेनाइज करवाए वॉलेंटरी लेबर्स को और कंट्रीब्यूशन करे कम्युनिटी वर्क के अंदर। मेंटेनेंस करे एसेंशियल स्टैटिस्टिक्स का, जैसे कि अगर बाई चांस नल वगैरह ख़राब हो गए हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो रिपेयर करवाए, वो भी इसका ही काम था ग्राम पंचायत का। डेवलपमेंट फंक्शंस लाइक प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, जो भी डेवलपमेंट फंक्शन थे जैसे कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सैनिटेशन हो गया और भी कई सारी चीज़ें, वो सारा इनका काम था। होप सो आपने ज़रूर, एक वेब सीरीज़ आई थी अमेजॉन प्राइम पे जिसका नाम था पंचायत, तो उसके अंदर जो जो चीज़ें आपने देखी हो अगर, तो उसके अंदर भी वो लोग भी वो एक गुड एग्जाम्पल है एक वेब सीरीज़ की ग्राम पंचायत किस तरीके से काम करती है और किस किस फील्ड में काम करती है। ठीक है। उसके अंदर सैनिटेशन के ऊपर भी काम था, हेल्थ के ऊपर भी काम था, एजुकेशन के ऊपर भी काम था और भी बहुत सारी चीज़ें के ऊपर काम होता है ग्राम पंचायत के अंदर। रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, जैसे कि वॉइस एंड रिप्रेजेंट द ओपिनियन। रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन मतलब कि जो आपकी वॉइस है वो रेज होनी चाहिए, मतलब अगर आपको कोई इशू पता चला है तो उसके ऊपर आपकी आवाज़ उठनी चाहिए। ठीक है। और वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए एक ओपिनियन को कि हाँ मेरा ओपिनियन ये कहता है इस इशू के बारे में। रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड आल्सो कलेक्ट टैक्सेस। इसके अंदर क्या होता है, रेगुलेटरी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं वो प्रॉब्लम्स को ना संभालते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं, और वो जो टैक्सेस होते हैं उनको भी कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपने टैक्सेस दे दिए नहीं दे दिए वाली जो सारे काम होते हैं ग्राम पंचायत के होते हैं। चलिए जी, ये तो हो गई ग्राम पंचायत। अब हम बात करते हैं पंचायत समिति की, जो हमारी सेकेंड टायर होती है एक तरीके से। इट इज़ अ रूरल लोकल डेवलपमेंट गवर्नमेंट, ये हमारी रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है, बॉडी एट इंटरमीडिएट तहसील लेवल इन इंडिया, क्योंकि ये इंटरमीडिएट जो तहसील लेवल होती है, तालुका भी बोल सकते हो या फिर मंडल भी बोल सकते हो, उस लेवल पे जो होती है वो हमारी पंचायत समिति होती है। वर्क फॉर विलेजेस ऑफ तहसील दैट टुगेदर आर कॉल्ड डेवलपमेंट ब्लॉक, ये उन विलेजेस के लिए काम करती है जिसके अंदर तहसील होता है या फिर एक साथ काम करती हैं, ये दोनों विलेजेस के साथ, तहसील और विलेजेस एक साथ काम करते हैं और इसलिए उनको डेवलपमेंट ब्लॉक कहा जाता है। इसको हम पंचायत ऑफ पंचायत्स भी कह सकते हैं, मतलब जहाँ पे पंचायतें बैठती हैं पंचायतों की, तो उनको बोलते हैं पंचायत समिति। मेनली जो पंचायत समिति होती है वो कंपोज्ड होती है इलेक्टेड मेंबर्स के एरिया के अंदर, जैसे कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक। अब इसके हम वो पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन होता है पंचायत समिति के अंदर। जैसे कि हमें ग्राम पंचायत के अंदर तो हमें पता है कि 5 लोग होते हैं, ठीक है, 5 वाइस होते हैं, एल्डर लोग होते हैं, रेस्पेक्टेड होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन होता है, सबसे पहला होता है द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, दूसरा होता है मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तीसरे होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एरिया, अदरवाइज अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स जैसे कि SC CSTs, वुमेन हो गई, एसोसिएटेड मेंबर्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत ब्लॉक ऑन जिला परिषद। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि चेयरमैन वगैरह, तो यहाँ पे वो वाली बात है, ठीक है। इलेक्टेड फॉर 5 years एंड हेडेड बाय चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ पंचायती समिति। इसके अंदर क्या है कि इलेक्टेड होते हैं 5 साल के लिए और ये हेड किए जाते हैं चेयरमैन के द्वारा और डिप्यूटी चेयरमैन के द्वारा, जो कि किससे इलेक्ट होते हैं, पंचायत समिति से इलेक्ट किए जाते हैं। वन सरपंच समिति सुपरवाइजेज दी अदर ग्राम पंचायत, एक जो पंचायत समिति होती है वो दूसरी पंचायत को क्या करती है, सुपरवाइज करती है, एंड एक्ट एज ए कोऑर्डिनेटिंग बॉडी बिटवीन डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड ग्राम पंचायत। और जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत और ग्राम पंचायत होती है उन दोनों के बीच में क्या होती है, कोऑर्डिनेशन करवाती है कि जो चीज़ें हैं वो स्टेबलाइज तरीके से चलें, ठीक है। फंक्शंस, अब अगर हम फंक्शंस की बात करें पंचायत समिति के, तो क्या क्या है।
सबसे पहला है उसका मेन फंक्शन क्या है, प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना और सुपरविजन करना। ठीक है, प्लान करेंगे सबसे पहले, एग्जीक्यूट करेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे कि वो जो हमारी प्लानिंग थी उसने सही से काम किया या नहीं किया, किस केस में, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के फील्ड में। ठीक है, सुपरवाइजेस वर्क ऑफ ग्राम पंचायत विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन। इसके अंदर क्या है कि सुपरवाइज करता है जो भी ग्राम पंचायत का काम है विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन, मतलब उसके एरिया के अंदर जितना भी ग्राम पंचायत आती हैं उनका जो काम है, उनको जो देखरेख का काम होता है वो पंचायत समिति का होता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है जी हमारा वर्क फॉर रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये जो होता है ये हमारा काम करता है वर्क फॉर राइजिंग स्टूडेंट बाय सेल्फ हेल्प एंड इनिशिएटिव। इसके अंदर क्या होता है, सेल्फ हेल्प और इनिशिएटिव का नाम लिया जाता है कि ये रेस करते हैं कि लोगों को अपनी मदद खुद करनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी जो इनकम है उसको इंक्रीज कर सकें, जो अपना लेवल है, स्टैंडर्ड है जीने का, उसको बढ़ा सकें आगे। सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सपोर्ट करते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन को। हैज़ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हेल्थ, सैनिटेशन एक्सेट्रा। ये भी जैसे कि हमारी ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत जिस फील्ड में काम करेगी उसी फील्ड में पंचायत समिति भी करेगी। तो एग्रीकल्चर हो गई, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, हेल्थ हो गई, सैनिटेशन हो गई, इन सब चीज़ों के अंदर भी जो हमारी पंचायत समिति है वो काम करती है। हेल्प्स इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, फंड्स एंड लोन्स, और इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ ये आती है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जो फंड्स होते हैं, लोन होते हैं हाउसिंग से रिलेटेड, वो भी ये अप्रूव करवाती है। चलिए, ये तो हमारी हो गई पंचायत समिति। फिर उसके बाद आती है हमारी जी जिला परिषद। जिला परिषद को हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कह सकते हैं। ये थर्ड टायर होती है और ये फंक्शन करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारी की सारी स्टेट्स के अंदर, मतलब जितनी भी स्टेट्स होंगी उसके अंदर जो भी हमारी ज़िला बनी हुई होंगी या फिर जो भी हमारी क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट बनी हुई होंगी, उनके अंदर जो फंक्शनिंग करती है वो जिला परिषद ही करती है। ये एक इलेक्टेड बॉडी होती है और जो ब्लॉक प्रमुख होता है ऑफ ब्लॉक पंचायत ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इन जिला परिषद। जो भी ब्लॉक पंचायत का ब्लॉक प्रमुख होता है वो रिप्रेजेंट करता है जिला परिषद को। ठीक है, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आर मेंबर ऑफ जिला परिषद। जो मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेशन के और पार्लियामेंट के, वो जिला परिषद के भी मेंबर होते हैं। ठीक है, इट इज टॉप मोस्ट टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। ये टॉप मोस्ट टायर होती है, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम के, एंड लिंक्स स्टेट गवर्नमेंट एंड विलेज लेवल ग्राम पंचायत। और ये किस किस को लिंक करती है, स्टेट गवर्नमेंट को और विलेज लेवल ग्राम पंचायत जो होती है उन दोनों को लिंक करने के काम आती है। एग्जाम्पल हो गया जिला परिषद मेंबर ऑफ चेयरमैन ऑफ अच्छा, जो एक्स जिला परिषद मेंबर होगा वो चेयरमैन बनेगा पंचायत समिति का। ठीक है, जो हमारे जिला परिषद हैं उनके जो एक्स मेंबर होंगे वो पंचायती समिति के चेयरमैन होंगे। ठीक है जी, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ जिला परिषद, जो हमारे एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होंगे जिला परिषद के, वो डिप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, क्या होंगे, जो हमारे एक्स मतलब जो जिला परिषद के ऑफिशियल सेक्रेटरी हो चुके होंगे, पहले निकल चुके हैं, अपनी जो टायर है उसको उम्र को पूरा कर चुके हैं या फिर अपने टेन्योर को पूरा कर चुके हैं, वो इस टाइम पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके क्या होंगे, डिप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेंगे। ठीक है जी, चलिए, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एन IAS और सीनियर स्टेट सर्विस ऑफिसर हेड्स द एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप ऑफ जिला परिषद। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारे कलेक्टर होते हैं वो जो होते हैं वो जिला परिषद के हेड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी बोलते हैं उनको। तो वैसे ही जो IAS होते हैं वो हमारे सीनियर स्टेट सर्विस ऑफिसर होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेट करते हैं जिला परिषद को। ठीक है, फंक्शन ऑफ जिला परिषद, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले वर्क्स ऑन एडवाइजरी बॉडी ऑफ फॉर ब्लॉक्स। जितनी भी एडवाइजरी है वो सारी की सारी जिला के लिए जो भी आने वाली है वो सारी की सारी इनके थ्रू ही आती है। फिर उसके बाद है अप्रूव्स बजट एंड प्लान फॉर ब्लॉक्स। जितने भी बजट हैं और जो प्लान है वो अप्रूव करते हैं ब्लॉक्स के लिए। अलॉट फंड्स टू ब्लॉक्स, अलॉट करते हैं फंड ब्लॉक्स को, अप्रूव करते हैं बजट को, प्लान करते हैं ब्लॉक के लिए। सेकेंडरी एजुकेशन इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एडवाइसेस गवर्नमेंट इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू रूरल डेवलपमेंट इन डिस्ट्रिक्ट, जो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं सारे के सारे मैटर्स में कि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट के अंदर रूरल एरिया को और डेवलप किया जा सकता है, क्या क्या और चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये भी चीज़ें ये बताते हैं।
रिव्यू द रिजल्ट्स अचीव्ड, और जो रिजल्ट्स हैं वो भी यही रिव्यू करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हमारी हो गई तीनों की तीनों जो भी हमारी लेवल्स थी। फिर उसके बाद अब हम आते हैं कि पीआरआई की इमर्जेंस और ग्रोथ कैसे हुई और नीड क्यों थी। ठीक है, पीआरआई इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट टू इंडिया, ये भी हम देख चुके हैं। जो हमारे फिलोसफीज़ हैं उसके अंदर हमने ये वाली चीज़ पढ़ी थी, जो हमारे ट्रेडिशन है और कल्चर है उसके अंदर हम डीपली स्टेप्ड किए थे। इस वजह से जो हमारा पंचायती राज वाला सिस्टम था वो निकल के आया था, और ये नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया के अंदर। विलेजेस हैव पंचायत, विलेजेस के पास पंचायत होती है। विच हैव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स, जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती हैं और जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। यूज टू हैंडल वेरियस इशूज़ और डिस्प्यूट अराइजेज इन विलेज एरिया, और बहुत सारे इशूज़ को, डिस्प्यूट्स को जो भी विलेज के अंदर आ रहे हैं उनको हेल्प करने में, क्लियर आउट करने में जो है मदद करती है वाली चीज़ें। गांधी जी आल्सो हेल्ड ओपिनियन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पंचायत फॉर रूरल डेवलपमेंट। जो गांधी जी थे उनका भी एक ओपिनियन था कि पंचायत को किस तरीके से और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके रूरल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उनकी पंचायत है, जो उनका ज्यूरिडिक्शन है, जो भी उनका एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, जब ही रूरल डेवलपमेंट हो सकती है, वरना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। प्रोविजंस फॉर पंचायत इज इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 4। जो प्रोविजन है पंचायत का वो इंक्लूड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 के अंदर, जिसके अंदर हमने रिकॉग्नाइज करी है उनकी इंपॉर्टेंस को, कि पंचायत की क्या क्या इंपॉर्टेंसेस हैं। इन नवंबर 1957 स्कीम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज इस्टेब्लिश्ड। 1957 की बात करें नवंबर में, तो एक स्कीम आई थी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करके, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी, अल्टीमेटली नोन एज पंचायती राज। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पंचायती राज जो था उसका कुछ और नाम था, स्कीम का क्या नाम था, तो उसका नाम था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ही क्यों? डेमोक्रेटिक आपको पता है कि जो लोग इलेक्ट करें, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि मैंने अभी पैसों का एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम पैसे एक ही जगह पर रखेंगे तो वो हो गया सेंट्रलाइज्ड, लेकिन अगर हम उनको डिवाइड कर देंगे तो वो हो गया डिसेंट्रलाइज्ड। वैसे ही अगर हम पावर्स को एक ही पार्टी को दे देंगे तो वो हो जाएगी हमारी सेंट्रलाइज्ड पावर्स, लेकिन अगर हम उनको अलग अलग चीज़ों में बांट देंगे तो हमारा हो गया डिसेंट्रलाइज्ड। तो यहाँ पे ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है जी हमारा रिकमेंडेड 3 टायर सिस्टम। ये जो था हमारा, इसने 3 टायर जो सिस्टम था उसको भी रिकमेंड किया था। एंड इलेक्शन फॉर विलेज लेवल पंचायत, और इलेक्शन जो थे पंचायत लेवल पे वो भी इन्होंने ही सजेस्ट किए थे। राजस्थान वॉज फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश पंचायती राज एट नागपुर ऑन 2 अगस्त 1959। जो राजस्थान था वो पहला स्टेट था, और उनका जो डिस्ट्रिक्ट जो एरिया था वो था नागपुर का, जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले पंचायती राज को इस्टेब्लिश किया था 2 अक्टूबर 1959 में। आफ्टर दिस अशोक मेहता जो कमेटी थी पंचायती राज पे, वो अपॉइंट की गई थी 1977 के अंदर दिसंबर को। 1978 अगस्त में एक रिपोर्ट रिवाइव हुई थी, मतलब एक रिपोर्ट बनाई गई थी जिससे कि हम पॉलिसी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते थे, पंचायती राज को और ज़्यादा मजबूत कर सकते थे। उसके अंदर मेजर रिकमेंडेशन क्या क्या थे कि सबसे पहले 2 टायर सिस्टम जो है पंचायत के लिए होना चाहिए, रेगुलर सोशल ऑडिट होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल लेवल ऑफ पंचायत इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज का जो है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और उसके बाद था कि हमारा रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए एससीज के लिए, सीएसटीज के लिए, और एक मिनिस्टर होना चाहिए पंचायती राज इन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और एक मिनिस्टर होना चाहिए पंचायती राज के लिए स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, जीवीके राव कमेटी अपॉइंटेड अगेन इन 1986 टू रिकमेंड मेजर्स टू स्ट्रेंथन पीआरआई। जो जीवीके राव कमेटी थी उसको फिर से बैठाया गया था 1986 के अंदर, जिससे वो बता सके कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए पीआरआई के अंदर जिससे वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पीआरआई एलएम सिंघवी कमेटी अपॉइंटेड इन 1986। 1986 में जो एलएम सिंघवी की कमेटी थी उसको भी बैठाया गया था, और ये फर्स्ट टाइम था कि एलएम सिंघवी की जो कमेटी थी वो बैठी थी। इन रिस्पॉन्स ऑफ एलएम कमेटी राजीव गांधी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन लोकसभा इन 1989, और एलएम सिंघवी की बात मानकर
राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा के अंदर 1989 के अंदर, जिससे वो पीआरआई को ना एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर सके, बट बिल वॉज नॉट पास्ड इन राज्यसभा। जैसे कि हमें पता है, हमने पढ़ा है आईटीसीएस के अंदर भी, और आईटीसीएस नहीं, सीओआई के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, जो हमारा थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट था, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे बिल है वो राज्यसभा और लोकसभा, और हम स्टार्टिंग से ये पढ़ते आ रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर पास होना ज़रूरी है। तो लोकसभा के अंदर अगर पास हो गया तो राज्यसभा के अंदर भी पास होना था, लेकिन ये वाला जो बिल था ये राज्यसभा के अंदर पास नहीं हो पाया। पीवी नरसिम्हा गवर्नमेंट, जब पीवी नरसिम्हा गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इस बिल को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया था सितंबर 1991 के अंदर, और उन्होंने फाइनली इसको एक्सेप्ट करवा लिया था, और इसका नाम रखा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड केम इनटू फोर्सेस ऑन 24 अप्रैल 1993। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो किस तारीख को फोर्स में आया था, तो वो तारीख थी 24 अप्रैल 1993। फिर उसके बाद आती है जी जो हमारी सबसे पहली थी बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि हमारी सबसे पहले बैठी थी पीआरआई के ऊपर। ये फर्स्ट कमेटी थी जो सेटअप हुई थी 1957 के अंदर। रिपोर्ट ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये रिपोर्ट करती थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि कम्युनिटी को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, रिकमेंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन रूरल रिकंस्ट्रक्शन, ये रिकमेंड करती थी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किस तरीके से अचीव की जा सकती है और किस तरीके से रूरल रिकंस्ट्रक्शन भी की जा सकती है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेल्ड, और इसके अंदर क्या हो गया था, जो हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो फेल हो गया था। कम्युनिटी के लिए जो भी इन्होंने सोचा था वो चीज़ें फेल हो गई थी। अब इनके अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे, तो सबसे पहला है 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो हमारी 3 टायर स्ट्रक्चर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, ये वो होना चाहिए। फिर उसके बाद जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जेन्युइन मतलब कि ऐसा होता है कि जो हमारे पूर्व जो हमारे रह चुके हैं, मेंबर्स रह चुके हैं ग्राम उस पे सबसे लोएस्ट लेवल पे, या फिर जो भी चेयरमैन रह चुके हैं, एक्स हो चुके हैं, वो उनके पास भी कुछ ना कुछ राइट्स रहते थे, कुछ ना कुछ पावर्स रह जाती थी, वो उन पावर्स का यूज़ करते थे। लेकिन इसके अंदर इन्होंने क्या वो किया था, सजेस्ट किया था, रिकमेंड किया था कि जो हमारी पावर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सारी की सारी ट्रांसफर होंगी और जेन्युइनली होंगी। ये नहीं है कि अभी भी जो पूर्व बीत चुके हैं उनके पास भी कुछ पावर्स हैं। ऑल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी भी वेलफेयर और डेवलपमेंट स्कीम्स है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। रिसोर्सेज शुड ऑल्सो भी ट्रांसफर, जो भी रिसोर्सेज होंगी वो भी ट्रांसफर की जाएंगी। 3 टायर सिस्टम फैसिलिट डिवोल्यूशन एंड डिस्पोजेबल पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो 3 टायर सिस्टम है वो एक फैसिलिटी देती थी जिससे जो पावर्स हैं उनको टुकड़ों में डिवाइड किया जा सकता है। जो मतलब एक ही पावर है उसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, जिससे पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो भी डिवाइड हो जाएंगी। ये एनकरेज करता है पीपल को कम्युनिटी वर्क करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए एग्रीकल्चर का, और वेलफेयर करता है वीकर सेक्शंस का, और भी बहुत कुछ। ये फर्स्ट कमेटी थी जो को-ऑप्टिंग 2 वुमेन, इसके अंदर इन्होंने 2 वुमेन्स को ऑप्ट किया था मतलब काम करने के लिए, टू वर्क फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्योंकि वो 2 वुमेन्स को रखा था उन्होंने जिससे वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए काम कर सकें। रेस्ट मेल एंड फीमेल मेंबर्स आर अनेबल टू इलेक्टेड बट को-ऑप्टेड, और जितने भी मतलब इलेक्शन से अलग जो भी लोग थे उन सबको जो इलेक्ट नहीं हो पाए उनको को-ऑप्ट कर लिया जाता था, जिससे वो एज ए वॉलंटियर ऑप्ट कर लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 1958, और इन्होंने जो भी रिकमेंडेशन किया था, जो भी इन्होंने चीज़ें बताई थी वो इफेक्ट में आई थी, और वो कब आई थी, 1 अप्रैल 1958 में आई थी, एक्टिव हुई थी। राजस्थान वॉज फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट ऑन 2 अक्टूबर 1959, ये चीज़ हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि राजस्थान जो था वो फर्स्ट था इसको इम्प्लीमेंट करने में, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में उसने एप्लीकेबल किया था, ये नागपुर में किया था। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर आता है हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब ये एक इंपॉर्टेंट है तो आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा। इनेक्टेड इन 1992, ये कब बना था, 1992 में बना था। एडेड न्यू पार्ट 9 इन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसने ऐड किया था पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये 29 फंक्शनल आइटम्स जो थे पीआरआई के उसको कंटेन करता था, मतलब कि टोटल 29 पावर्स थी एक तरीके से हम कह सकते हैं जिनको ये कंटेन करता था। सम प्रोविजंस बाइंड्स स्टेट, कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो स्टेट्स को बंधन में बांध देते थे कि स्टेट को ये वाली चीज़ें देनी ही पड़ेंगी या करना ही पड़ेगा।
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड कर सकता था, ठीक है। अब अगर हम साइलेंट फीचर्स की बात करें तो क्या क्या थे, सबसे पहले है ऑर्गेनाइज ग्राम सभा। ग्राम सभा को ऑर्गेनाइज करने का काम इसका था। क्रिएशन ऑफ पंचायती राज स्ट्रक्चर, जो हमारा पंचायती राज स्ट्रक्चर है उसको बनाने का काम इसका था। फॉर ऑल पोस्ट डायरेक्ट इलेक्शन शुड बी डन, सारी की सारी पोस्ट जितनी भी खाली थी उन सब के लिए डायरेक्ट इलेक्शन ही होना था। मिनिमम एज ऑफ इलेक्शन इज 21, इलेक्शन में अगर आपको खड़ा होना है तो आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। चेयरमैन एट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस, जो हमारे चेयरमैन थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो ब्लॉक लेवल पे जो थे वो उनको इनडायरेक्ट इलेक्शंस पे किया जाता था और आज भी चलिए फिर आगे आता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जो हमारी रिजर्वेशन है सीट्स की वो भी की जाती थी एससीज के लिए, सीएसटीज के लिए। वुमेन अप टू 1/3 सीट्स, मतलब इन तीनों को मिलाकर के 1/3 जो है सीट्स जो थी वो रिजर्व्ड थी एससीज, सीएसटीज और वुमेन्स के लिए। इलेक्शंस कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन इन पीआरआई, जो इलेक्शन था वो कौन करवाता था, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता था। टेन्योर होती थी 5 साल और री इलेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए था। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी सेटअप इन ईच स्टेट एवरी 5 ईयर्स, जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर था वो भी सेटअप किया जाना था हर 5 साल के अंदर, मतलब जैसे ही इलेक्शन होता तुरंत जो है जो हमारा मिनिस्टर है फाइनेंस मिनिस्टर उसको भी बना दिया जाता। सम प्रोविजंस नॉट बाइंडिंग स्टेट ओनली गाइडेंस, ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस थे जो स्टेट को बाइंड नहीं करते थे लेकिन सिर्फ गाइडलाइंस देते थे। सबसे पहला है रिप्रेजेंट मेंबर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन इन देयर बॉडीज, जो उनके सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन के लोग थे, मेंबर्स थे, उनको ही अपनी बॉडी के अंदर क्या करता था, रिप्रेजेंट करता था, उनका मतलब एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहता था। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, रिजर्वेशन रहता था बैकवर्ड क्लासेस के लिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किसी स्टेट के अंदर रिजर्वेशन ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ अमाउंट ऑफ रिजर्वेशन देती है, उसके अंदर प्लस कर देती है स्टेट गवर्नमेंट, तो इस तरीके से रिजर्वेशन भी वेरिएबल था, गाइडलाइंस दी जाती थी। गिवन फाइनेंशियल पावर इन टैक्सेस, लेवी, फीस एक्सेट्रा, इसके अंदर कुछ पावर्स भी दी गई थी टैक्सेस इंप्लीमेंट करने के लिए, ये वाली चीज़ें करने के लिए। एंश्योर पीपल पार्टिसिपेशन इन पीआर, अब किस तरीके से जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन पीआर के अंदर ज़रूरी होने लगा या फिर किस तरीके से इंश्योर किया जाने लगा कि लोग पार्टिसिपेट करें। सबसे पहले स्ट्रेथनिंग द ग्राम सभा, अगर ग्राम सभा को मजबूत करना है तो उसके अंदर पीपल का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पीपल ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर ग्राम सभा होने का ना होने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। डेवलप स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फॉर ऑफ वुमेन एंड दलित्स, जो दलित्स हैं और जो लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं, उनके लिए जो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कई बार गवर्नमेंट जो है इलेक्शंस के टाइम पे ये कह देती है कि जो वुमेन्स हैं वही खड़ी होंगी इलेक्शंस में और कोई मेल खड़ा नहीं होगा या फिर मैन खड़ा नहीं होगा। इनेबलिंग पंचायत्स टू हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन रिसोर्सेज, इसकी मदद से क्या होने लगा, जो पंचायत हैं उनके ऊपर उनकी जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर खुद का कंट्रोल रहने लगा। ये नहीं है कि जो ब्लॉक लेवल है उसका रूल है या फिर पंचायती समिति का है, ऐसा कुछ नहीं था। जो पंचायत है उनका ही कंट्रोल था उनकी रिसोर्सेज के ऊपर। इस्टेब्लिश लिंक बिटवीन कम्युनिटी ग्रुप्स एंड पीआरआईज, इन्होंने एक लिंक बनाना, इनका एक इंश्योरेंस था कि इन्हें एस्टेब्लिश करना है एक लिंक कम्युनिटी ग्रुप्स के अंदर और पीआरआईज के अंदर। नीड ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया, अब क्या है कि अब हम बात करने वाले हैं फाइनेंस कमीशन की, कि अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि भैया कौन कौन सी हमारी लेवल्स होती हैं, कितनी टायर्स होती हैं और कौन कौन से एक्ट थे, कब कब आए थे, लेकिन अब ज़रा पैसों की बात कर लेते हैं। तो फाइनेंस कमीशन की ज़रूरत क्या थी इंडिया के अंदर रूरल डेवलपमेंट के केस में, तो सबसे पहला है पीआरआई शुड हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहला है कि जो पीआरआईज हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हों, और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उनके पास पैसा होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर पैसा नहीं होगा तो रॉ मटेरियल नहीं आएगा, और रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो फिर रिसोर्सेज बनाने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए फाइनेंस भी कमीशन भी चाहिए। इट अलॉट्स फंड्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पीआरआई, जो फाइनेंस कमीशन है वो अलॉट करती है फंड्स को जिससे कि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके पीआरआईज की। नॉट अलाउड टू यूज रिसोर्सेज एज देयर नीड्स, वो अलाउड नहीं थे कि वो अपने अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें, ठीक है। उसके अंदर मतलब कि एक वॉलेंटियर खड़ा रहता था उनके सर के ऊपर कि आप इतना क्यों यूज़ कर रहे हो, आप इतना यूज़ कैसे कर सकते हो, जब आपको 10 की ज़रूरत है तो आप 15 क्यों ले रहे हो, है ना। तो इस तरीके से अपने मर्जी से आप रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते थे।
देयर इज अ स्कोप ऑफ इंक्रीज क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ पीआरआईज। इसके अंदर क्या था, एक स्कोप था जिससे कि इंक्रीज कर सकते थे क्वांटम, मतलब कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जाना चाहिए, किस तरीके से इंक्रीज नहीं किया जाना चाहिए, इसका भी एक स्कोप था। फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड टू इम्प्रूव फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पीआरआई। जो फाइनेंशियल कमीशन है उसको अपॉइंट किया जाता था फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए पीआरआई की, ठीक है, क्योंकि पीआरआई जो है उसके पास जितना भी पैसा है वो अननेसेसरीली भी यूज़ कर सकती थी, कहाँ खर्चा हो रहा है कहाँ खर्चा नहीं हो रहा है कुछ लॉग्स ही नहीं रहते। लेकिन अब क्या है कि फाइनेंशियल कमीशन बन गई तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं होने की हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहला था टू कलेक्ट डेटा विद रिगार्ड टू फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी डेटा है उनका काम होता था कलेक्ट करना। टू स्टडी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन अलॉटेड टू पीआरआई, जितना भी स्ट्रक्चर जो भी डेटा उन्हें कलेक्ट हुआ है किस तरीके से काम किया गया है नहीं किया गया है उस चीज़ को पढ़ना, एनालाइज करना कि रिसोर्सेज की सिचुएशन क्या है, फंक्शनिंग की है पीआरआई ने या नहीं की है। टू एनालाइज इम्प्लीकेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन, एनालाइज करना कि एग्जिस्टिंग सिचुएशन कैसी है कैसी नहीं है पीआरआई की इन रिलेशन टू 73rd अमेंडमेंट, मतलब 73 अमेंडमेंट के जो रूल्स थे जो भी फीचर्स थे उससे कंपेयर किया जाता था कि उसके हिसाब से काम कर रही है या फिर नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है जी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन CBOs। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस इसका फुल फॉर्म है, जैसे कि आपने सुना होगा NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, तो वैसे ही यहाँ पे होती हैं CBOs। CBOs का मतलब काम क्या होता है कि सबसे पहले ये नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स होती हैं जो वर्क करती हैं रेजिडेंट्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, फोकस करती हैं बिल्ड इक्वलिटी अक्रॉस सोसाइटी, जिससे कि एक जो सोसाइटी हमारी जो कम्युनिटी है उसके अंदर एक इक्वलिटी बनी रहे। स्टाफ्ड बाय लोकल मेंबर्स कम्युनिटी एंड नेबरहुड, ये स्टाफ्ड होती है इसके अंदर लोकल मेंबर्स जो होते हैं, कम्युनिटी होती है और जो नेबरहुड होते हैं उससे ये स्टाफ्ड होती है, मतलब कि कुल मिला के एक कम्युनिटी हो गई। जैसे एक सोसाइटी है, कोई बिल्डिंग है, कोई एक सोसाइटी बनी हुई है, तो उसके अंदर जो लोग हैं उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बना ली कि हाँ चलो हम वॉलंटियरिंग करेंगे, अगर कोई पिछड़ा हुआ है तो उसे हम हेल्प करेंगे। तो इसके अंदर लोकल मेंबर्स होते हैं जो आसपास रहते हैं और नेबरहुड अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं वो सारे एक लोग इकट्ठा हो जाते हैं एंड वो कम्युनिटी का काम करते हैं। पीपल जॉइन्स दैट हैव डिजायर एंड विलिंगनेस टू हेल्प, ये पीपल वो लोग ज्वाइन करते हैं जिनके अंदर इच्छा होती है या फिर करना चाहते हैं हेल्प, वही ज्वाइन करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या कर सकती है ये। अफोर्डिंग हाउसिंग में हेल्प करना, फूड सिक्योरिटी करना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन, कम्युनिटी सस्टेनेबिलिटी, जो हमारी कम्युनिटी है वो इक्वालिटी में रहे, इक्वल रहे और मजबूत रहे, ये वाली चीज़ें। मेडिकल रिलीफ फंड देने का काम होता है। ह्यूमन डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, जो ह्यूमन है उसके अंदर अगर कोई डिज़ास्टर आ गया है तो उसमें किस तरीके से हेल्प की जा सके वो चीज़ होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा एग्जाम्पल देख लेते हो गया, फिर उसके बाद आता है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की एब्रीविएशन होती है SHGS, ओके, SSG, ओके। चलिए फिर आता है हमारा इनफॉर्मल एसोसिएशन हु केम टुगेदर टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन। ये एक इनफॉर्मल एसोसिएशन होती है जो कि इकट्ठा होती है जिससे कि वो हमारी इम्प्रूव कर सके लिविंग कंडीशन को। मतलब कि एक तरीके से इनफॉर्मल एसोसिएशन, मतलब इसके अंदर कोई भी संगठन ऐसा नहीं होता जिसका कुछ नाम होता है, कुछ लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने आपको कुछ ना कुछ सजेशन दे दी, हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। सेल्फ गवर्नड होती है, पीयर कंट्रोल्ड इन ग्रुप, इन्फॉर्मेशन ग्रुप, मतलब कि पीयर मतलब कि जो लोग होते हैं दोस्त हो गए, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, उन्होंने ही वो अपने इन्फॉर्मेशन को डिवाइड कर रहे हैं, वही चीज़ों को गवर्न कर रहे हैं, ये वाली चीज़ें होती हैं। हैव सेम पर्पस टू वर्क, सेम पर्पस होता है काम करने का। आप किस किस चीज़ के अंदर काम करते हैं, पॉवर्टी के अंदर काम करते हैं, इलिटरेसी के अंदर काम करते हैं, लैक ऑफ स्किल्स और एक्सेट्रा, कैन बी टैकल्ड एट इंडिविजुअल लेवल एंड नीड्स कलेक्टिव एफर्ट्स। और जैसे कि हमें पता है पॉवर्टी हटानी हो या फिर लिटरेसी को हटाना हो या फिर जो भी स्किल्स की कमी है उसको भी अगर पूरा करना हो तो उसके लिए हमें ना इंडिविजुअल लेवल पे काम करना पड़ेगा, ये 1 to 1 काम करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बना दी उसके अंदर बस लोगों को भर रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे, ठीक है। It can become vehicle for poor and marginalized and rely on notion self-help to encourage self-employment and poverty alleviation। अब क्या होता है कि हर बार आपकी मदद तो कोई करने के लिए नहीं आएगा, आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और अपनी मदद खुद करने के लिए
ये लोग एनकरेज करते थे और इनका जो नोशन था वो यही था, सेल्फ हेल्प, जिससे कि एनकरेज कर सके कि लोगों को खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, पॉवर्टी से खुद निकलना चाहिए और बताना चीज़ों से कि आप कैसे कैसे निकल सकते हो, मतलब खुद आपको करना खुद है, बस ये लोग आपको सजेशन दे देंगे, ठीक है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस है इनकम जनरेशन फॉर पुअर, गरीबों को किस तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं वो या फिर करवाना। एक्सेस टू बैंक्स ऑफ फॉर पुअर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसके अंदर एक्सेस मिल जाता है बैंक्स का गरीबों के लिए, कि मतलब गरीबों के लिए आप बैंक के अंदर बैंक अकाउंट खुलवा दिया, फिर उन्हें लोन दिलवा दिया, या फिर जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसके अंदर आपने थोड़ी सी हेल्प करवा दी। आप प्रेशर ग्रुप्स इन ग्राम पंचायत, ये एक प्रेशर ग्रुप है पर ग्राम पंचायत के अंदर, मतलब अगर ग्राम पंचायत के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो ये वाला जो ग्रुप है इसके अंदर इतनी पावर है कि वो प्रेशराइज कर सकता है ग्राम पंचायत को अपना डिसीजन चेंज करने पे या फिर कन्वर्सेशन को चेंज करने में। सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, मार्जिनल सेक्शंस का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से आप लोअर मिडिल क्लास को बोल सकते हो कि जो पुअर और अपर मिडिल क्लास में या फिर अमीरों के बीच में आते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, मार्जिनलाइज्ड होते हैं, मतलब कि अगर थोड़ी सी गाड़ी इधर उधर हुई, पटरी से इधर उधर हुई तो गरीबी में जाके गिरेंगे, ठीक है, अमीरी में तो नहीं गिरने वाले हैं, गरीबी में ही गिरेंगे, तो उनको उन लोगों को भी सोशली अपलिफ्ट करना, मदद करना, ठीक है। अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन्स की हेल्प करना, अपलिफ्ट करना कि वुमेन्स को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, एंड एनकरेज करना कि आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो है वुमेन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर आता है आपका बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो 8 बेनिफिट्स हैं इसके। सबसे पहला है सोशल इंटीग्रिटी, जैसे कि कम्युनिटी उसके अंदर बात कर रहे हैं कि एकजुटता की बात कर रहे हैं तो सोशल इंटीग्रिटी तो होगी। जेंडर इक्विटी, जब वुमेन्स और मेंस को इन्होंने कुछ डिवीजन ही नहीं दिया, वुमेन्स को भी अपलिफ्टमेंट दे रहे हैं, मेंस को भी अपलिफ्टमेंट दे रहे हैं, तो फिर ये जेंडर इक्विटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रेशर ग्रुप्स हैं क्योंकि ये जो हमारी ग्राम पंचायत है उसको भी प्रेशराइज कर सकते हैं। वॉइस टू मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, जो हमारे मार्जिनल सेक्शंस हैं उसके अंदर जो है अपनी उनकी आवाज़ बन सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों को करना है, किस तरीके से नहीं करना है, उन चीज़ों में भी हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर जो गरीबों को हेल्प करते हैं वो भी बैंक्स के अंदर ले जाना, ये वाली चीज़ें। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये ऑल्टरनेट सोर्स बता सकते हैं एम्प्लॉयमेंट का कि किस तरीके से आप पैसा और कमा सकते हो, किस तरीके से नहीं कमा सकते हो, या फिर आप मेरी दुकान पे आ जाओ, इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। चेंजेस इन कंजप्शन पैटर्न, कंजप्शन पैटर्न मतलब कि जो कंजप्शन हो रहा है फ्यूल्स का, रिसोर्सेज का, कंजर्व करना है एनवायरनमेंट को, ये वाली चीज़ें भी ये कर सकते हैं। बैंकिंग लिटरेसी, कि बैंकिंग आप किस तरीके से कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बैंकिंग के अंदर, ये वाली चीज़ें भी ये लोग करते हैं। वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर रूरल फाइनेंस, अब रूरल फाइनेंस के अंदर कौन कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही हैं, यहाँ पे 8-6 लिखी हुई है मैंने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD। अब एक्चुअली क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट के लिए जितना भी फाइनेंस का काम होता है ये NABARD ही करता है, ठीक है। तो आप ये इंपॉर्टेंट है और आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो वर्ड को विदाउट एनी इशू। NGOs के अंदर यूज़ कर सकते हो, CBOs के अंदर यूज़ कर सकते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक्स हो गया RRB, फिर उसके बाद है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स LDB, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए जैसे हमारे कुछ प्राइवेट बैंक्स हो गए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, ठीक है। तो ये थे हमारे यूनिट 3 का फुल एक्सप्लेनेशन। और इसके अंदर दोस्तों थोड़ी सी और चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आता है कि आपको 2 मार्कर्स जो हैं 2 मार्क्स के वाले जो क्वेश्चन है वो आप ज़रूर कर लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं से आपके जो है 10 नंबर आ जाएंगे, 10-20 नंबर आ जाएंगे आराम से। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ईजी सेक्शन हो जाता है वो वाला काम करने के लिए। उसके अलावा दोस्तों हमारा जो नया टेलीग्राम ग्रुप बना है उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, पुराना वाला बंद हो चुका है, अब नया वाला बनाया है, नए लोग होंगे तो ज्वाइन अस। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों को। प्लीज़ कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ यार। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।